नमस्कार जय हिंद साथियों। आज का जो सेशन है वो है आपके हिंदी व्याकरण और आपका वर्णमाला टॉपिक है। बीएसटीसी और पीटीटी विद्यार्थी 2024 का एग्जाम देंगे उनके लिए तो विशेष है। इसके अलावा जो एलडीसी आपके सेकंड ग्रेड तक आप इसको तैयार करेंगे तो बेहतर रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि बीएसटीसी और पीटीटी और एलडीसी और जो करवाऊंगा इनसे बाहर लगभग आपको देखने को नहीं मिलेंगे और आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताने वाला हूं। आप हिंदी व्याकरण और वर्णमाला टॉपिक आप तीसरी क्लास से लगाकर 10वीं में भी पढ़ा होगा, लेकिन जो आज की क्लास आपके लिए जो होगी वो आपने न तो देखी होगी और ऐसी क्लास होगी आपको क्लास में याद ना हो जाए और आप चैनल को छोड़कर चले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी क्लास आज देने वाला हूं। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जो घंटा है उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक कीजिएगा और कमेंट में जो भी प्रतिक्रिया है वो भी दे दीजिएगा। आपका कमेंट बॉक्स में खुला है। तो बीएसटीसी और पीटीटी के लिए तो खास है और एलडीसी के लिए, लेकिन जो रीट और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी ये खास हो सकती है टॉपिक है। तो उनके अकॉर्डिंग भी मैं लेवल आपके 0 से हीरो तक लेवल तक बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज का अपना टॉपिक है वो है आपका कौन सा, वर्णमाला का वर्णमाला। क्या टॉपिक है आपका? वर्णमाला। हिंदी सबसे पहले आपको वर्णमालाएं पढ़नी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। हिंदी व्याकरण क्या शब्द होता है? व्याकरण क्या शब्द है? व्याकरण के बारे में बताता हूँ आपको। व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। व्याकरण का अगर संधि विच्छेद आप करते हैं तो वी धन आ धन करण क्या आता है? करण। इस प्रकार से ये इसका संधि विच्छेद होता है और इसका मतलब होता है भली भांति समझना। यानी आपको व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझना, ठीक है। और ये तो आप तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज जो बताऊंगा वर्णमाला टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन जो भी आएगा आप गलत नहीं करने वाले। क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखेंगे तो। और व्याकरण है हमेशा क्या है आपकी? व्याकरण है भाषा। जो भाषा होती है वो क्या होती है? व्याकरण के क्या होती है आपके? व्याकरण के हमेशा अधीन होती है। क्या होती है आपके? भाषा है व्याकरण के हमेशा अधीन रहती है, ठीक है। सबसे पहले देखें तो आप क्या सीखते हैं? वर्ण सीखते हैं। वर्ण के बाद में आप क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपके शब्द। शब्द के बाद में आप क्या बनाते हैं? आपके वाक्य बनता है। इस प्रकार से ये आपको व्याकरण में सीखने को मिलता है, ध्यान रखें। तो ये थोड़ा व्याकरण के बारे में आ गया कि आपको अपन व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण के बारे में मैंने बता दिया। इस प्रकार से ये व्याकरण का मतलब होता है। और व्याकरण हमेशा भाषा है व्याकरण के अधीन होती है। अगर व्याकरण नहीं आती तो भाषा आपको पूर्णतः नहीं ज्ञान होगा, क्योंकि व्याकरण सबसे पहले अपन व्याकरण ही सीखते हैं, क्योंकि वर्णमाला सीखते हैं तो वर्णमाला किसका टॉपिक है? व्याकरण का। इस प्रकार से तो टॉपिक शुरू करें। सबसे पहला आता है टॉपिक है कि क्या टॉपिक है? भाषा की क्या कहता हूं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? छोटी इकाई, ठीक है। और क्या होती है आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। क्या होती है आपकी? ध्वनि। आपको कोई ध्वनि क्यों होती है? वर्ण होता है, वो भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। क्या होती है आपकी? ध्वनि। और इसी ध्वनि को क्या कह रहा हूं? इसी ध्वनि को क्या को लिखित रूप दिया जाए। लिखित रूप में क्या कहते हैं? अगर लिखित रूप दिया जाए तो छोटी इकाई क्या हो जाएगी आपके? क्या हो जाएगी आपके? वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके वर्ण। यानी ध्वनि को लिखित रूप दिया जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? आपके वर्ण हो जाएगी। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि होगी। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? वर्ण करेंगे, ठीक है। कैसे? आप जैसे लिखते हो कोई अ लिखा और यहाँ पर अ लिखा। अगर मान लो यहाँ पर आपने बोला तो आपको समय लिखने में ज़्यादा लगा या फिर आपको बोलने में ज़्यादा लगा? तो आप कहेंगे हमें बोलने में कम समय लगा, लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। उसके बाद में
एक आता है आपके अक्षर। क्या आता है? अक्षर। अक्षर व आपके अक्षर व वर्ण। ये क्या है? ये क्या है? आपके रचना की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई। भाषा की लघुतम इकाई। भाषा की लघुतम इकाई क्या है आपके? लघुतम इकाई। वर्ण या अक्षर क्या है आपकी? भाषा की जो रचना की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई किसे माना जाता है? अक्षर और वर्ण को। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद में आते हैं आपके कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ये क्या कहते हैं वर्ण को? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण क्या है? के अनुसार आपके वर्ण क्या होता है? इन्होंने क्या वर्ण की परिभाषा दी है? वर्ण के विषय में इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है, क्या कहा? वह छोटी से छोटी इकाई। वह छोटी से छोटी इकाई। इकाई जिसके टुकड़े ना हो। जिसके टुकड़े ना हो। ठीक है, ये कहा किसने कहा? आपके कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, एक विद्वान है हिंदी के, इनके अनुसार ध्यान रखना है इन बातों को। उसके बाद में आता है आपका टॉपिक जो मेन शुरू होता है। जैसे कि आप टुकड़े कैसे? जैसे कि आप लिखते हैं क्या लिखते हैं? यहाँ पर आपको क लिखते हैं, ख लिखते हैं, और इनके अब इनको टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इतना इसको टुकड़ा मतलब अलग किया जा सकता है, इसके अलावा इसको टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या है आपके टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन? वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला का क्या मतलब होता है? वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। क्या होता है आपके? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद में बात करें जो मेन बिंदु है कि हिंदी में क्या यहां शुरू होता है कि हिंदी में कुल क्या कहता हूं? कुल वर्णों की संख्या। कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? कुल वर्ण कितने हैं? तो कुल वर्ण है वो कितने? 52। कितने आपके? 52। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है आपके? ठीक है, कुल वर्ण पूछे तो कितने बताएंगे? 52। यहां पर आपको पूछे हिंदी में वर्णों की संख्या पूछे। क्या पूछे? हिंदी में कुल वर्ण शब्द क्या आ जाए? कुल वर्ण पूछे तो 52 बताना है। अगर आपको हिंदी में पूछे वर्णों की संख्या पूछे तो क्या बताओगे? 44। कितना बताओगे? 44। कितना बताओगे? 44। उसके बाद में आता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या। हिंदी में स्वरों की संख्या पूछे। क्या पूछे? संख्या। क्या बताओ? कितना बताओगे? स्वरों की संख्या 11। कितना बताओगे? 11। उसके बाद में यहां पर आपको प्रश्न पूछे कि हिंदी में क्या पूछे? हिंदी में आपके व्यंजनों की संख्या। क्या पूछे? व्यंजनों की संख्या पूछे तो क्या बताओगे? अब टिके रहिएगा। बिल्कुल आपकी जो ट्रिक बताऊंगा ना वो आप भूलने वाले नहीं है। इसके बाद में जो वर्गीकरण आएगा आप बार बार उस वर्गीकरण को बोलते होंगे। जो वर्णों का वर्गीकरण है उसको मैं 5 प्रकार के जो वर्गीकरण किया गया है उसको मैं ट्रिक के साथ में किस प्रकार से आपको डिजाइन करके बताता हूं, आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो हिंदी में आपके व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33। ठीक है, कितनी होती है? 33। 33 और 11 कितने होते हैं? 44। तो आप कहेंगे 52 ये कहां से आ गए? तो आप एक बार रुकिएगा, आज सभी को मैं 52 बना के बताता हूं। ठीक है, 52 कैसे बने ये? तो 11 आपकी क्या है? स्वर है। स्वर के साथ में अयुग्म ध्वनियां होती है, अंग और अह। ये क्या होती है आपकी? स्वतंत्र रूप से प्रयोग में ना करके किसी के साथ में जुड़ती है। जैसे कि मैं शब्द लिखता हूं कंठ, तो कंठ के ऊपर में जो ये बिंदु लगा तो ये किसी व्यंजन की सहायता या फिर किसी स्वर की सहायता से ये बोले जाने वाले आपके वर्ण है। ठीक है,
उसके बाद में आता है ये आपके 33 में से आप दो उच्छिप्त यहाँ पर ताड़न जात, कौन से, एक तो ताड़न जात ये होता है और एक ये ड और ड, ठीक है। और उसके साथ में 4 आपके संयुक्त जो व्यंजन होते हैं, कौन से, अक्षय, त्रेय, ज्ञ और श्रेय। इनको अगर 4 ये जोड़ेंगे, 2 ये, कितने हो गए आपके, ये हो गए 13, कितने हो गए 13, और ये टोटल 33, और ये कितने 34, 35, 36, 37, 38, 39, कितने 39, टोटल कितने हो गए 52, कितने हो गए 52। तो ये बता दिया इस प्रकार से। आगे बात करने वाले अब वर्ण के भेद, ठीक है। जुड़े रहिए, टिके रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। ये साफ करता हूँ, उसके बाद में आपको मिलता हूँ जो वर्णों का टॉपिक है उसके ऊपर भेद के बारे में। आगे जो बात करेंगे वो करेंगे आपके वर्ण के भेद, ठीक है, वर्ण के भेद। अब इसमें आपको मजा नहीं आ जाए और वीडियो को लाइक ना कर दें, ये हो नहीं सकता अगर आप जुड़े रहते हैं अंत तक तो, ठीक है। वर्ण का जो मैं वर्गीकरण करने वाला हूं वो आप देखते जाइएगा। जी हाँ, तो वर्गीकरण करें। सबसे पहला मैं जो वर्गीकरण कर रहा हूं, पहले वर्ण का वर्गीकरण, ठीक है। ध्यान रखें कि जैसे कि वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले आता है स्वर। क्या आता है आपके, स्वर। तो स्वरों की जो संख्या है, स्वरों की संख्या कितनी है आपके, 11, कितनी है 11। अब लिखते हैं एक बार, ठीक है, आप देखते जाइएगा। कौन से 11, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ, ठीक है। ये है आपके 11 स्वर। अगर पूछे कि मात्राओं की संख्या कितनी है, मात्राओं की संख्या पूछे ना आपको, मात्राओं की संख्या कितनी बताओगे आप, 10 बताओगे। कितनी बताओगे, 10। अ की कोई मात्रा नहीं होती। क्या कहता हूं, अ की मात्रा नहीं होती, अ की मात्रा नहीं होती। ध्यान रखें, प्रश्न फंसाया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, स्वरों की संख्या 11 होती है, ये स्वर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या टॉपिक है आपका, स्वरों का वर्गीकरण देखें तो आपको मैं वर्गीकरण करवाने वाला हूं 5 प्रकार से। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण करने वाले। आप जरूर देखते जाइएगा इसको, ठीक है। सबसे पहला जो वर्गीकरण ले रहा हूं वो ले रहा हूं आपके, सबसे पहला वर्गीकरण है वो है मात्रा। यहां पर आपके समय, यहां पर आपको काल के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर अगर वर्गीकरण पूछे, आधार पर कितने प्रकार के ये होते हैं, 2 प्रकार से। कितने प्रकार के, 2 प्रकार से, ठीक है। कितने प्रकार, 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। कौन से 2 प्रकार है, तो पहला है आपका हर्ष आप बोलते हैं, तो ये हर्ष स्वर होते हैं। कौन से, हर्ष स्वर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आप इसको आप देखते जाइए एक बार। दूसरा वर्गीकरण इसके अंतर्गत आता है, इसका आधार वो आता है दीर्घ स्वर। कौन से आपके, दीर्घ स्वर, कौन से, दीर्घ स्वर। अब इसको मैं ट्रिक जो आपको बताने वाला हूं वो आप देखें। थोड़ा मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने डायग्राम थोड़ा बनाया, ये इस प्रकार से, ठीक है। आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे, एक बार क्लास को देखते जाइए, उसके बाद में अपन बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से मैंने ये वर्ग आपका बना दिया, और इसके बीच में आप 2 लाइन खींच लीजिएगा। इस प्रकार से ये मैंने डायग्राम बनाया। अब मैं इसमें आपके स्वर है वो इसमें सेट करने वाला हूं। तो अगर और यहां रखते हैं तो आ को बाहर रखेंगे, ठीक है। ठीक, ई को यहां पर रखना है और बड़ी ई को यहां पर, बड़ी ई कहते हैं ई ई ई ई, ठीक है। और उसके बाद ऊ और औ को स्थान यहां पर देते हैं, ठीक है। ए को यहां पर, ए को यहां पर, ठीक है। ओ को यहां पर और औ को यहां पर, और री का स्थान यहां पर देते हैं। स्थान कोई नहीं होता है, लेकिन अपन ने एक याद करने के लिए बताएं, और ये फॉर्मूला आप तैयार कर लेंगे तो आप कभी भी कोई भी एग्जाम हो और आपको अगर वर्गीकरण के संबंधित प्रश्न पूछा जाए और आप गलत करें, हो नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। आप एक बार ट्राई करें जरूर इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हर्ष और दीर्घ स्वर के बारे में। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं और हर्ष स्वर कौन से हैं, ठीक है। तो इसके विषय में देखें कौन कौन से हैं हर्ष और कौन कौन से आपके दीर्घ स्वर, ठीक है। अंदर वाले आपके हर्ष हुए, कौन से, अंदर वाले, क्या पूछ रहा हूं, अंदर वाले।
अंदर वाले जो है हर्ष, अंदर वाले कौन कौन से अब बात करूं तो अंदर वाला एक तो अ है, री है, ऊ है और आपका री, यानी अ ई ऊ और री, ये चार है। वो क्या है आपके हर्ष स्वर। कौन से आपके हर्ष स्वर। आप लिखे कौन सा लिखेंगे, पहला अंदर वाले। कौन से अंदर वाले, अ से चले आपको यहां जाना है, इसके भाई के पास में, इसके बाद में इसके पास, इसके बाद में इसके पास, ठीक है। यानी अ, उसके बाद में ई, इसके बाद में आपका ऊ, उसके बाद में अंतिम में आपका री, यानी आपके चार है। यानी अंदर वाले क्या है आपके स्वर है, क्या सॉरी हर्ष, क्या है आपके हर्ष, हर्ष स्वर है। और बाहर वाले जो है, जो जितने बाहर आपको दिख रहे हैं, आ ई उ ए आई ओ औ, ये क्या है आपके दीर्घ स्वर है। मजा आया ना, ठीक है, बने रहिएगा, ठीक है। कौन सा आपका दीर्घ स्वर, ऐसे में सारों का वर्गीकरण 5 है, इस सारण के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, ठीक है। दीर्घ स्वर की बात करूं, आप पहला लिखेंगे आ ई औ ए उ और औ, ठीक है। तो ये आपके बाहर वाले, यानी बाहर वाले दुश्मन, अंदर वाले अपना दोस्त है, फ्रेंड्स है, ठीक है। अंदर वाले क्या है अपने फ्रेंड्स है, बाहर वाले दुश्मन है, ध्यान रखना। ये इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। अब ये वर्गीकरण में अगर मात्रा, समय और काल के आधार पर हर्ष और दीर्घ में आपको पूछे तो आप गलत नहीं करने वाले, मैं समझता हूं। बाकी आप अगर जुड़े रहते हैं अंत तक तो ऐसी ट्रिक्स की क्लासें आ जाएगी मेथड वाइज, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण है वो देखें, तो दूसरा वर्गीकरण है वो है आपका, हाँ आगे जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं आपका जो प्रकार है वो उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर इसका वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण, के आधार पर, ठीक है, आधार पर देखें तो ये भी उच्चारण के आधार पर भी दो प्रकार से। कौन से आपके दो प्रकार, ठीक है, कौन से दो प्रकार, इसमें आपको एक मिलेगा उच्चारण के आधार पर अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, ठीक है। और दूसरा मिलेगा आपको निर्नुनासिक, ठीक है, स्वर। अब अनुनासिक, ये निर्नुनासिक कौन से होते हैं, ठीक है। तो अनुनासिक का मतलब होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु, जिसे आप कहते हैं चंद्र बिंदु, यानी ये कितने होते हैं, पहले बात ये 11 का, जो 11 स्वर होते हैं वो 11 अनुनासिक भी होते हैं और निरुनासिक। नि का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी चंद्र बिंदु जिसके ऊपर नहीं हो, लेकिन अनुनासिक हो उसके ऊपर चंद्र बिंदु, जैसे कि अ ई ए उ औ री ए आए ओ आपका औ, इस प्रकार से ये 11। अब ऐसे अ से लगाकर इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मतलब आपका चंद्र बिंदु नहीं लगेगा अंत तक, यानी आपका औ तक, ठीक है। इस प्रकार से ये अनुनासिक और निर्नुनासिक, ठीक है। इसमें आप कंठस्थ ऐसे भी ये इतना कुछ हार्ड नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है। तीसरा जो प्रकार बता रहा हूं वो तीसरा प्रकार आप देखते जाइएगा, वो कौन सा, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर बिल्कुल पीटीटी और बीएसटीसी में क्वेश्चंस 101% आपको यहां से ये वर्गीकरण बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन एक नहीं दो भी फंस सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का पक्का पकने वाला है, छपने वाला है, ठीक है। ओष्ठाकृति के आधार पर, किसके आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर देखोगे तो भी इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। वर्गीकरण नहीं पूछेगा कि कितने प्रकार से किया जाता है, बजाय ये पूछेगा ओष्ठाकृति का अंतर्गत, जैसे कि वृत्तमुखी अवृत्तमुखी। इसमें क्या आता है आपका वृत्तमुखी, एक तो आता है वृत्तमुखी। ओष्ठाकृति के आधार पर पहला है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी कौन सा आपका, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी स्वर कौन से हैं, ठीक है। तो आपका वृत्तमुखी है वो मैं आपको पहले बताता हूं। वृत्तमुखी जानी कितने हैं आपके, वृत्तमुखी 4, जो आपके क्या कह रहा हूं, जो 4 है। और वृत्त के आकार का, वृत्त कैसा बनता है, गोल बनता है, कैसा बनता है, गोल।
तो अपन छोटे बच्चों को अ सिखाते हैं, अ इस प्रकार से सिखाते हैं, और छोटा इसको ऐसे मिटा के बेटा, ऐसे मिटाकर और ऐसे लाइन बना और ऐसे अनार सीख जा, यानी इस प्रकार से अपन छोटे बच्चों को सिखाते हैं। और आप भी जब शिक्षक बनेंगे तो इस प्रकार से सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा मेथड है, ठीक है। इस प्रकार से, यानी वृत्त, पहले वृत्त बन रहा है, गोल क्या कहते हैं आप, गोल कहते हैं। तो ये वृत्तमुखी अवृत्तमुखी, तो जो इसमें जो वृत्तमुखी जो स्वर है हुए कौन से, तो हुए आपके यहां से आप शुरू करेंगे, तो ये वृत्त बना रहे हैं, ये वाले कौन से, उ उ ओ औ, ये चार है। कितने वृत्तमुखी आपके, चार स्वर है, कौन से, उ औ ओ और औ, ठीक है, उ उ ओ औ, ठीक है। बाकी वाले जो है, जैसे कि बाकी वाले कौन से, आपका अ भी आ गया इसके अंतर्गत, आ भी आ गया, ई भी आ गया, ये भी आ गया, उसके बाद ऊ चले गए, री, उसके बाद में कौन से बचे, ए और आई बचा, ठीक है। तो ये आपके अवृत्तमुखी और ये वृत्तमुखी, ठीक है। जो बाहर वाले हैं ये बना दिया, वृत्त बना रहे हैं, तो ये वृत्तमुखी, बाकी वाले अवृत्तमुखी, ठीक है। तो ये था आपके 3 प्रकार से वर्गीकरण, ठीक है। 3 प्रकार से वर्गीकरण अपन ने देख लिया। अब बाकी बचे 2 वर्गीकरण, वो अगर आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। एक बार मैं इसको क्लीन करता हूं, उसके बाद में जो सेकंड जो क्लिप है वो आपके सामने आगे जो है हुए आपका जीवा की स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण, ठीक है। इसका किस प्रकार से वर्गीकरण आपको देखने को मिलता है, तो 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं। 3 कौन से, पहला आपका अग्र, कौन सा, अग्र, अग्र, दूसरा आपका मध्य, मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च, ठीक है। ये 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है जीवा की स्थिति के आधार पर। थोड़ा सारणी बनाता हूं, सारणी के बाद में आपको बताता हूं कि इसका आपको किस प्रकार से याद रखना है। जी हाँ, तो ये मेरी सारणी तैयार हो चुकी है, आप एक बार इसको थोड़ा अरेंज करने दो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। औ ओ री, ई आपका आई, ए आई, ठीक है। हो गया, सारणी तैयार होगी अपनी। अब देखते हैं अग्र, अग्र का मतलब होता है पहले वाले, मध्य यानी बीच वाला, पश्चिम यानी पीछे वाले, ठीक है। अब अग्र में कौन से स्वर आते हैं और मध्य में कौन सा आता है, पश्चिम में कौन से आते हैं, ठीक है। तो इसको अपन तैयार करते हैं। तो आपके अग्र में जो अंगे आगे वाले कौन से हैं, तो आगे वाले जो है आपको दिख रहे हैं, ये आगे वाले, ये है, ये आपका आगे वाले, ठीक है। कौन से, 2 ये बहन है, 2 भाई और एक आपका पड़ोसी हो गया। यानी क्या करेंगे, ई ए आई, और री भी इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज ये 4 ही होते हैं अग्र में, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य में कौन से स्वर आते हैं, तो मध्य में सिंगल अ आता है। क्या आता है आपका, सिंगल अ। मध्य में क्या है आपका, बीच में क्या आता है, अ, मध्य में तो खड़ा है अ, क्या आएगा, अ। अब पश्चे, पश्चे यानी पीछे वाले कौन बचे, वो आ गए सारे आपके पश्चे में। कौन से बचे आपके, एक तो बचा आपका आ बच गया, और ऊ औ और ओ और औ, ओ औ, अ उ ओ औ, ठीक है। ये आपके पश्चे वाले। अब ये तो हो गया जीवा की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, कितने 4 प्रकार का वर्गीकरण, चौथे नंबर का जो वर्गीकरण था। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्लासें आपकी एग्जाम तब तक नहीं होगा, व्याकरण पूरा करवाने वाला हूं, पूरा संपूर्ण व्याकरण आपको चलने वाली है इस चैनल पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी से। उसके बाद 5वां वर्गीकरण है, हुए आपके किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर मैं बता रहा हूं, आपके मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर पूछे, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण देखें। एक मिनट, डिस्टर्ब आ गया, मुखाकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण, ठीक है। मुखाकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण देखोगे तो वर्गीकरण, तो इसका वर्गीकरण मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे कठिन वर्गीकरण है मुखाकृति के आधार पर। इसमें आपको काफी हद तक समस्याएं मतलब इसमें देखने को मिलती है।
तो मैं आज इस वीडियो में आपकी सारी कुछ समस्याएं खत्म करने वाला हूं। सबसे पहला मैं लूँगा संवृत्त, संवृत्त संवर। कौन सा आपका संवृत्त संवर। सेकेंड आपका लूँगा वो लूँगा अर्द्र, अर्द्र संवृत्त, ठीक है। और तीसरा जो लूँगा वो अर्द्र, अर्द्र विवर्त। कौन सा? अर्द्र विवर्त सवर, सवर आपका है पूछा हो, ठीक है, सवर सवर सवर, ठीक है। चौथा है इसके अंतर्गत वो है विवर्त, विवरत, विवृत सवर, विवृत सवर जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं सवर, ये सबसे बड़ी दिक्कत का काम करते हैं, जी हाँ। लेकिन आज के बाद आप दिक्कत इसमें ये आपके नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे वो देखते हैं पहले। तो संवृत्त, संवृत्त के अंदर आपको मैं बता देता हूं संवृत्त में कौन कौन से आएंगे और अर्ध विवृत्त में सवर में कौन से आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्ध विवर्त में कौन कौन से आएंगे और अंतिम में विवर्त सवर कौन सा है। तो जो आपके ये जो सिस्टम दिख रहा है ऊपर वाला सिस्टम, ये तो आता है संवृत्त सवर में, यानी आपके दो बहनें, दो भाई, एक आपका पड़ोसी, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे, ये दो बहनें, दो भाई और एक आपका पड़ोसी, ऋषि, ऋषि भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है संवृत्त। अब बात करते हैं अर्ध संवृत्त कौन से। तो अर्ध संवृत्त है वो है आपके ये दोनों, कौन से? ये दोनों कौन से आपके अर्ध संवृत्त, कौन से? ए और आपका ओ हो गया, कौन सा हो गया? ओ। अब बात अर्ध संवृत्त हो गया। अब बात करते हैं अर्ध विवर्त, अर्ध विवर्त सवर कौन से हैं। तो आपके ये भाई साहब बाकी रह गए दो भाई साहब, ये भाई साहब है तीन, यानी अर्ध संवृत्त में क्या आ गया, एक तो अ आ गया, आए और औ आ गया, ठीक है। अब भाई साहब एक बच्चे हैं विवर्त जी, और विवर्त जी जो लेना हो अठ है, ए बेटा है विवर्त जी, आ है आ, एक ही है आ जो है विवृत संवृत्त है। कौन सा? विवृत सवर है, कौन सा आपका? आ। सिंगल जो बंदा है वो तो विवर सवर है। तो ये था आपका सवरों का भेद और उसका वर्गीकरण, ठीक है। एक थोड़ा नोट आप डाल लीजिएगा, नोट, ठीक है। आपको एक शब्द मिलेगा सवर में से आपको लघु स्वर, लघु स्वर, लघु स्वर को क्या कहते हैं आपके? हर्ष स्वर, हर्ष स्वर भी बोलते हैं इसे। उसके अलावा आपको इसको लघु स्वर कोई क्या बोलते हैं आपके? एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। और उसके अलावा एक और मेरे को बताना है वो है आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के विषय में पूछे, दीर्घ स्वर भी, दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं आपके? गुरु स्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं आपके? गुरु स्वर पूछे, गुरु स्वर। और गुरु स्वर नहीं बोल के आपको द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर, स्वर, ठीक है। इस प्रकार से ये पूछे, थोड़ा नोट है, लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक स्वर कौन से हैं, लघु स्वर कौन से हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक, इस प्रकार से ये था आपके वर्णों के वर्गीकरण के संबंध में। तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है वीडियो को कर दीजिएगा अभी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाला जो भी कंटेंट होगा आपको बेहतर से बेहतर उपलब्ध करवाऊंगा। और इसमें मैं नहीं समझता कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत है। अगर मेरे से जुड़ते हैं तो बिल्कुल आपको 100% मेरा टारगेट रहेगा आपके 45+ क्वेश्चन करवाने की तैयारी। अगर आपका सहयोग रहता है तो 45+ अपन पीटीटी और बीएसटीसी दोनों में फिनिश करके रहेंगे। जी हाँ, इस बार 2024 का जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी व्याकरण को मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बाकी आपका प्रेम और सपोर्ट रहा तो यूं ही आपके लिए क्लासें लाता रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।